सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 17 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक ठो मोटिवेशनल वाक्य कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। यदि ज़िंदगी को अच्छा बनाना है दोस्तों, तो सफ़र एनी टाइम जारी रखना है, यानी कि पढ़ाई करते रहना है। जिस चीज़ में सफल होना है उसके लिए लड़ते रहना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में एक आध नंबर के लड़ने का संभावना रखता है दोस्तों। 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि नीरज चोपड़ा के द्वारा सबसे ज़्यादा भाला फेंका गया दोस्तों, तो रिकॉर्ड बन गया है अभी। तो कितना मीटर भाला फेंके है दोस्तों, तो याद रखिएगा वो फेंके है 89.30 मीटर। उनका लक्ष्य है दोस्तों कि 90 मीटर कम से कम भाला फेंका जाए। उनका अपने आप से लक्ष्य है, तो 0.70 सेंटीमीटर कम रहा, लेकिन उसके आसपास पहुंच गए दोस्तों, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, जो कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े हैं और सिल्वर मेडल जीते दोस्तों, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। पावो नुर्मी खेल का आयोजन फिनलैंड में हो रहा है। इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा 89.30 मीटर भाला फेंका गया और सिल्वर मेडल जीता गया, जबकि गोल्ड मेडल हेलेंडर ने जीता, जो कि कहाँ गए, फिनलैंड के ही हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा का एक ऑटोबायोग्राफी बना दोस्तों, उसको लिखा कौन है, तो नवदीप सिंह गिल, याद रखिएगा नीरज चोपड़ा का। और नीरज चोपड़ा जो है आर्मी का एक स्कूल का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया, कहाँ में दोस्तों, तो है पुणे में, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह रखे थे। नीरज चोपड़ा के द्वारा ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा, जिसे जैवलिन थ्रो कहते हैं। कब फेंका था भाला दोस्तों, तो 7 अगस्त को भारत जो है भाला फेंक दिवस मनाने का घोषणा करता है दोस्तों, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा भारत के प्रथम एथलीट है जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, भी याद रखिएगा दोस्तों। 21 ओलंपिक में, तो 32वें टोक्यो ओलंपिक का क्रम था 32वां। भारत में कौन सी रैंक रहा, 48वां। इसमें भारत ने कितने पदक जीते दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने 1 ठो गोल्ड जीता, 2 ठो रजत पदक जीता, सिल्वर पदक, और 4 ठो ब्रॉन्ज पदक। 1 के दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 का दुगना 8, 4 8 मिला देंगे तो 48, यानी कि रैंक कितना हो गया दोस्तों भारत का, 48वां, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन सा पदक जीता दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाएगा। नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक भाला फेंक में। मीराबाई चानू जो कि भारत को पहला पदक दिलाई, चांदी पदक दिलाई थी भारोत्तोलन में, मणिपुर से संबंधित है मीराबाई चानू। र से रवि कुमार दहिया, र से रजत पदक जीते थे, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी किस में, तो रवि कुमार दहिया कुश्ती में। लवलीना बोरगोहेन दोस्तों असम की है लवलीना बोरगोहेन, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती, कोची में, तो बॉक्सिंग में। बजरंग पुनिया भी कुश्ती में जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन में जीते ब्रॉन्ज मेडल। अब पीवी सिंधु जो है लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी और प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है दोस्तों, याद रखिएगा। इनसे पहले सुशील कुमार 2 ओलंपिक में जीत चुके हैं मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी 41 साल बाद, 1980 के बाद 41 साल बाद 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जो जीता दोस्तों, याद रखिएगा। मनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है, पैरा ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक का आयोजन किया है, जिसमें गोल्ड मेडल भारत ने 5 जीता था दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन सुमित अंतल जो कि भाला फेंक में जीते थे, याद रखिएगा। कृष्णा नागर बैडमिंटन में। अवनी लेखरा जो जीती थी शूटिंग में। अवनी लेखरा जो है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है भारतीय। प्रमोद भगत भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत, जो कि बिहार के वैशाली से संबंधित है दोस्तों। अब मनीष नरवाल भी जीते थे, याद रखिएगा, शूटिंग में गोल्ड मेडल थी, 5 ठो गोल्ड मेडल जीते थे। अब 5 लोगों को कौन सा पुरस्कार मिला, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला दोस्तों, याद रखिएगा 2021 का। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था दोस्तों, तो टेबल टेनिस में जीती थी भाविना बेन पटेल, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि ओलंपिक में कौन जीता था, तो मीराबाई चानू, भारत के लिए पहला पदक। देवेंद्र झझरिया, जिन्हें पद्म भूषण 2022 मिला, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में और इस बार सिल्वर मेडल भी जीते हैं, यानी कि 3 मेडल जीत चुके हैं, सबसे अधिक मेडल, याद रखिएगा दोस्तों, देवेंद्र झझरिया।
अभिनव बिंद्रा की बात करें दोस्तों तो यह ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। जो किस में जीते थे दोस्तों, तो शूटिंग में जीते थे, याद रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल में, याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला है, तो मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार। भारत ने जो है अभी तक ओलंपिक में टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, तो 10। दो तो एक ठो अभिनव बिंद्रा, एक ठो नीरज चोपड़ा, 2। 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में भारत जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतिम बार 1980 के ओलंपिक में हॉकी में भारत गोल्ड मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब पहली बार 1928 में जीता था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। तो रामसे हंट सिंड्रोम एक रोग का नाम है दोस्तों, यह किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र को। रामसे हंट सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें चेहरे के 7वीं कपाल तंत्रिका प्रभावित होती है। रामसे हंट सिंड्रोम जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। हाल ही में जस्टिन बीबर जो कि गायक है दोस्तों, उनको हो गया है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया विलियम हार्वे ने दोस्तों। जो रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य भाग क्या है, तो हार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा फेफड़ा। सार्स रोग जिससे प्रभावित होने वाला अंग तो श्वसन तंत्र है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दोस्तों, याद रखिएगा सार्स कॉव 2, कोविड-19 का नाम दिया गया है सार्स कॉव 2 दोस्तों, याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, किससे होता है, तो 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है डाउन सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह। पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक रोग नहीं, बहुत सारा रोग हो जाता है दोस्तों। पटाव सिंड्रोम जो है पटाव 13 को पटाव, याद रखिएगा 13 को पटाव, याद रखिएगा दोस्तों। 14 तारीख को कोई मनाया जाता है दोस्तों, वैलेंटाइन दिवस, तो 13 को पटाना है, तो 13 को पटाव सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। एड्स दोस्तों, तो एड्स भी होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स भी होगा तो कोई एक रोग नहीं है, इससे साथ बहुत सारा रोग जुड़ा हुआ है। यह जो है HIV वायरस से होता है। HIV वायरस का खोज कौन किया था, तो लुक मांटेनियर ने किया था, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया दोस्तों। मानव शरीर में खोजा गया न्यूनतम अंग कौन है, तो RAS रेस्पिरेटरी एयरवेज सेक्रेटरी दोस्तों, याद रखिएगा। ये नया अंग खोजा गया मानव शरीर में, जिसका RAS नाम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। शिला मंदिर का अर्थ हो गया कि शिला यानी कि एक पहाड़ पर मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों। तो कहाँ में, तो देहू पुणे दोस्तों, याद रखिएगा। संत तुकाराम, इनको जो है महाराष्ट्र के कबीर भी कहा जाता है दोस्तों, संत तुकाराम को। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संत तुकाराम ने 13 दिन तक पुणे के देहू में ध्यान लगाया था। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र है दोस्तों, याद रखिएगा। अभयंग कवि के नाम से जाने जाते हैं तुकाराम, ये भी याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था शिवनेर, जबकि मृत्यु जो होता है 1680 ईस्वी में हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की स्थापना हैदराबाद के तेलंगाना में संत रामानुजाचार्य की इसमें मूर्ति लगा है। 216 फीट ऊंची मूर्ति है, बैठी हुई अवस्था में दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी मूर्ति है दोस्तों। स्टैचू ऑफ नॉलेज हाल ही में दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में बल्भाचार्य सूर्य की मूर्ति है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि 100 मीटर लंबी बनी है दोस्तों, कहाँ में, तो बोध गया बिहार में बन रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि बड़ौदा गुजरात में है, जो दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, नर्मदा नदी में है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया स्थान पर है, साधु बेट द्वीप पर दोस्तों। केवड़िया जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी है केवड़िया दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितना है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, तो 182 मीटर, याद रखिएगा दोस्तों। जिला कौन सा है, तो नर्मदा जिला नाम भी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यानी कि डिस्प्ले जो होता है दोस्तों स्मार्टफोन का होता है, लैपटॉप का होता है, टैबलेट का होता है, इन सब का डिस्प्ले
फैब्रिक बनाया जाएगा दोस्तों। तो इसका स्थापना किस राज्य में? भारत का पहला होगा दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का पहला। तो भारत का अंतिम राज्य कौन बना है? तेलंगाना। यहाँ पर स्थापना होगा पहला दोस्तों, तेलंगाना में, याद रखिएगा। ये जो है इलेस्ट, जो कर्नाटक की कंपनी है, इसके साथ समझौता करके बनाया जा रहा है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। भविष्य में स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर का डिस्प्ले का निर्माण होगा। यहाँ पर लागत है 24,000 करोड़ रुपया। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता था दोस्तों? तो लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा। एलसीडी का क्या होता था दोस्तों? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले दोस्तों। ओएलईडी का था ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, याद रखिएगा दोस्तों। ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये जो दोस्तों होता है स्मार्टफोन का, ये मुड़ सकता है डिस्प्ले, ओएलईडी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तेलंगाना सरकार और हेल्थनेट ग्रुप, विश्व आर्थिक मंच मिलकर तीनों शुरू किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ड्रोन से जो है डिलीवरी किया जाएगा दवाइयों का, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई दोस्तों। अगला है कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से बांटकर किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है दोस्तों, काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर है रामप्पा मंदिर, जो कि भारत में जो है यूनेस्को के 39वें वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। 40वां कौन है दोस्तों? तो धौलावीरा, जिसका संबंध जो है सिंधु सभ्यता से है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। बथुकम्मा त्यौहार और वेद राम यात्रा त्यौहार जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। कुंभ के मेला के बाद सबसे बड़ा जो है त्यौहार है वेदराम यात्रा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? यानी कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है लगभग खर्च का 85% तेल का आयात करता है दोस्तों, पेट्रोलियम का आयात करता है। तो सबसे अधिक आपूर्तिकर्ता भारत सबसे अधिक खरीदता किससे है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इराक दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे अधिक इराक। कुछ दिन पहले सऊदी अरब से सबसे अधिक खरीदता था, लेकिन अभी इराक है। दूसरे स्थान पर कौन आ गया दोस्तों? तो रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद सभी देश को, तो रूस से भारत तेल खरीद रहा है दोस्तों, कुछ किफायती दामों में। दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर सऊदी अरब आ गया। दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है दोस्तों? तो पेट्रोलियम कंपनी ही है, सऊदी अरामको कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा, सऊदी अरब का। तेल का सबसे अधिक उपभोग अमेरिका करता है, उसके बाद चीन करता है दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर भारत। भारत जो है 85% तेल आयात करता है। रूस यूक्रेन के बीच समझौता कौन सा हुआ था दोस्तों? तो मिन्स समझौता, याद रखिएगा, बेलारूस की राजधानी है मिन्स, वहीं पर समझौता हुआ था, मिन्स समझौता। 2014 में जो है क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था रूस ने, जो यूक्रेन का भाग था, तो उसको जो है समझौता से था मिन्स समझौता। ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ब्रह्मोस, जिसका जो स्पीड है 2.8 मैक है। भारत और रूस मिलकर बनाया है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। इसका हाल ही में जो है एयर में सुखोई 30 से इसका परीक्षण भी किया गया है दोस्तों। इसका विनिर्माण केंद्र कहाँ में बनाया गया है दोस्तों? तो लखनऊ में बनाया गया है। अब भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले किस देश को बेचा? तो फिलीपींस को बेचा है दोस्तों, याद रखिएगा। अब्राहम समझौता दोस्तों किससे संबंधित है? यूएई इजराइल से कौन करवाया था? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाया गया था अब्राहम समझौता। रूस भारत युद्ध अभ्यास, रूस और भारत के बीच युद्ध अभ्यास होता है तो इंद्र, इसमें जो है इंडिया की तीनों सेनाएं भाग लेती है, याद रखिएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तब व्लादिमीर पुतिन। कोविड-19 का पहला वैक्सीन किसने बनाया था? तो रूस के द्वारा बनाया गया था, स्पुतनिक भी, गेमिलिया इंस्टीट्यूट रिसर्च कंपनी बनाया था, याद रखिएगा दोस्तों। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा दोस्तों। 1 डोज वाला भी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट बनाया गया था दोस्तों, तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई? तो सुजल योजना की शुरुआत कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसको हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों एक और योजना को जो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो सुजल योजना हो जाएगा हरियाणा, यानी कि जल का जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा सुजल योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंचकुला में शुरू किया गया है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले देखा जा रहा है, अगर यह सफल होता है तो पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा दोस्तों। जल स्रोतों की निगरानी और वहाँ से जल जो निकल रहा है उसका उपयोग कितना हो रहा है, बर्बादी कितना हो, इस सब हमको पता लगाना दोस्तों।
चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों, तो धाकर। इसमें सबसे अधिक पदक जीतकर नंबर 1 स्थान पर कौन रहा दोस्तों, तो हरियाणा ही रहा है, याद रखिएगा। अगर पहले खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था जल जीवन मिशन दोस्तों, याद रखिएगा 15 अगस्त 2019। हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक, गोवा जो है इसको प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी है दोस्तों। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बच्चों को टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना शुरू किया है। तो हरियाणा सरकार क्या है, ई अधिगम योजना दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहले वाटर प्लस सिटी कौन है दोस्तों, इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन है दोस्तों, तो इंदौर। दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन है दोस्तों, तो सूरत। तीसरा कौन है दोस्तों, तो विजयवाड़ा, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र, भारत का पहला ग्रेन एटीएम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, सब कहाँ है दोस्तों, तो गुरुग्राम, याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ पर गुरु रहेंगे वहाँ पर शांति रहेगा ही दोस्तों, याद रखिएगा। जहाँ गुरु अशांति है वहाँ पर ग्रेन यानी कि अनाज की कमी नहीं होगा, अनाज का एटीएम है, याद रखिएगा। गुरु है तो सौर के बारे में जानकारी देवे करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की बात किया जाए दोस्तों, तो इस बार कौन करेगा, याद रखिएगा 2022 में तो कर रहा है भारत दोस्तों, विदेश मंत्रियों। भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, तो एस जयशंकर है, याद रखिएगा। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या इसमें भारत सदस्य है दोस्तों, तो इसका भारत सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय जकार्ता में, इंडोनेशिया में। इसमें वर्तमान में 10 सदस्य देश शामिल है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत आसियान मित्रता वर्ष 2022 को घोषित किया गया है, वे भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थे दोस्तों, तो चोकिला अय्यर, बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, चोकिला अय्यर। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ में दोस्तों, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में 1985 में स्थापना होता है। नाटो का दोस्तों, तो नाटो की स्थापना 1949 में होता है। और नाटो में शामिल को हिल लेकर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जो चल रहा है दोस्तों, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों UNHRC में रूस के जगह पर कौन सा देश शामिल किया जाएगा, तो चेक गणराज्य। इसमें से रूस को निकाल दिया गया दोस्तों और चेक गणराज्य को शामिल किया जाएगा। क्वाड की स्थापना की बात करें दोस्तों 2007 में होता है क्वाड की स्थापना। इसमें 4 सदस्य देश थे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चारों सदस्य देश के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है दोस्तों, चारों सदस्य भाग लेते हैं। चौथा जो है इसका जो है शिखर सम्मेलन कहाँ में होगा दोस्तों, टोक्यो में। पांचवा कहाँ में होगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, 2022 में इसकी अध्यक्षता श्रीलंका में किया जाएगा। इसका मुख्यालय ढाका है। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। 14वां शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में। संघाई सहयोग संगठन, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो है मुख्यालय बीजिंग चीन में है, भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BWF इंडोनेशिया मास्टर 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो बैडमिंटन का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा विक्टर एक्सेल्सेन। यह जो है इंग्लैंड में भी जो हुआ दोस्तों, उसका भी विजेता है विक्टर एक्सेल्सेन, याद रखिएगा दोस्तों, विक्टर एक्सेल्सेन, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विक्टर जो है एक्सेल्सेन डेनमार्क के निवासी हैं। थॉमस कप जो है दोस्तों 2022 में हुआ, पुरुष बैडमिंटन का वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं। भारत ने जो है पहली बार इंडोनेशिया को हरा कर जीता, याद रखिएगा दोस्तों। आयोजन इसका कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड के बैंकॉक में। जबकि उबेर कप 2022 दोस्तों महिला बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है, चीन को हराकर साउथ कोरिया ने जीता, ये भी याद रखिएगा।
फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो राफेल नडाल, जो कि 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं दोस्तों। महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीती है, पोलैंड के खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब राफेल नडाल ने जीता पुरुष एकल का। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। एशले बार्टी ने संन्यास भी ले लिया। एशले बार्टी ऐसी खिलाड़ी है जो कि पहले क्रिकेट भी खेलती थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जाएगा? तो रज महोत्सव की बात करें दोस्तों तो यह किस राज्य में मनाया जाएगा? याद रखिएगा, तो ये उड़ीसा में रज महोत्सव। यह धरती के लिए मनाया जाता है दोस्तों। 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। पृथ्वी का 3 दिन का मासिक धर्म चक्र को दर्शाता है यह। और 3 दिनों तक जो है उड़ीसा में जो धरती में जुताई उताई नहीं किया जा सकता है। धानु यात्रा उड़ीसा में ही मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी है। नुआखाई, जबकि नया चावल होता है उसके बाद उड़ीसा में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, जिसको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता था, बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है दोस्तों, जो कि भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 2023 ईस्वी का जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला भारत में, उसका भी आयोजन किया जाएगा। 2023 का पुरुष का वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ में होगा? तो कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम, दोनों उड़ीसा में है दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों के लिए किसने दोस्तों कर रहा है, पैसा दे रहा है? तो ये उड़ीसा सरकार। चिल्का झील के बीच में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, याद रखेगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में दोस्तों? तो उड़ीसा में है, याद रखेगा, उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से बनाया गया, उड़ीसा में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरी 3 गो इस्पात संयंत्र बनाए गए थे। भिलाई को जो छत्तीसगढ़, जो कि सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, जो कि ब्रिटेन की सहायता से। तो याद रखेगा, दू बी, यानी 2 से दुर्गापुर, बी से ब्रिटेन। राउरकेला जर्मनी, याद रखेगा। जो ट्रिक नहीं लगा वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो सोवियत संघ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था बोकारो लौह इस्पात संयंत्र, झारखंड में है, जो सोवियत संघ के सहायता से बनाया गया। बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला गति शक्ति टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में शुरू किया गया। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, जो कि सबसे अधिक हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा के फैक्ट्री में बना। कौन कंपनी जो दोस्तों? तो अल्ट्रॉन कंपनी, जो कि फ्रांस की है, उसकी सहायता से दोस्तों, याद रखिएगा। ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। अग्निपथ प्रवेश योजना में कितने सालों के लिए भर्ती किया जाएगा? तो 4 साल के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लाया गया है। आज भर्ती होगा उसके बाद अग्निवीर कहा जाएगा। इसके विरोध में जो दोस्तों विभिन्न जगहों पर क्या चल रहा है अभी, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो, श्रीलंका। सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास है दोस्तों? रूस के पास। परमाणु हथियार रखने वाले कितने देश है दोस्तों? तो 9। भारत का रैंक कितना है इसमें? 7वां। पाकिस्तान से 5 गो कम परमाणु हथियार। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कठुआ, जम्मू कश्मीर में। ग्राहकों के अनुभव के आधार पर दुनिया के सबसे अच्छे एयरलाइंस कतर एयरवेज, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी कतर एयरवेज। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया के सब अनमोल रत्न, याद रखेगा, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा गया था। जबकि प्रेमचंद नाम से रचित पहली कहानी है ममता। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह उर्दू में सोजे वतन। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद जी ने बुधवार को सूरत में स्टील स्लैग से, यानी कि स्टील के स्लैग यानी कचरे से जो है 6 लेन वाले 1 किलोमीटर लंबे हाईवे का उद्घाटन किया गया। यह अपनी तरह का देश की पहली सड़क है दोस्तों, याद रखिएगा। जूलियस बेयर ग्रुप के ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफटाइम स्टाइल रिपोर्ट 2022 के मुताबिक रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है दोस्तों? तो दुनिया के सबसे महंगा शहर अभी संघाई। कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है, जो काम है दोस्तों? तो गुजरात, धोलेरा, याद रखिएगा, धोलेरा, यानी कि धौलावीरा से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ में हो गया दोस्तों? तो कर्नाटक, याद रखिएगा। एशिया के सबसे लंबे दांत वाला हाथी का नाम था भोगेश्वर, जिसका कर्नाटक में निधन हो गया। दुनिया का सबसे अधिक उम्र का कछुआ था जोनाथन, जिसका भी निधन हो गया।
भारतीय शहर मुंबई हर साल औसतन 2 मिमी की दर से डूब रहा है, भी याद रखिएगा। मुंबई एयरपोर्ट के संचालन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। मुंबई एयरपोर्ट, पवन ऊर्जा, मुंबई व से वायु ऊर्जा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंथिया रोसेंजबेग, याद रखिएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पल्ली ग्राम बना भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता गीतांजलि श्री, याद रखिएगा। कनाडा देश के प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश, यानी प्रत्येक सिगरेट पर उस चेतावनी लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलीट मीट में महिलाओं के ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है ऐश्वर्या बाबू ने तोड़ा है, याद रखिएगा। भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है दोस्तों? तो भारत में जो चावल टूट जाता है, छटनी वाला चावल, सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? तो चीन, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो का क्वेश्चन था दोस्तों, जिसका उत्तर क्या था? धर्मशाला, यानी कि मुख्य सचिवों का जो है शिखर सम्मेलन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? पहली बार भारत में, तो धर्मशाला में। सही जवाब देने वाले श्रेया घोषाल, सुनीता देवी, पृथ्वीराज, विप्लव विश्वास सर, सुजाता कुमारी, स्टडी ब्लॉग, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है दोस्तों? वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पर नए हैं दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।